नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सिया का आंगन। कहते हैं जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ उसका साथ नहीं छूटता, उसकी यादें हर दीवार, हर कोने में सांस लेती हैं। सुधा के जाने के बाद ऐसा ही हुआ। उस पुराने से आंगन में जहाँ कभी सुधा की हंसी गूंजा करती थी, अब बस सन्नाटा था। तुलसी के चौरे पर रखा दीपक हर शाम बुझने लगता और अनिल जी की आंखों में वो रोशनी भी कहीं खो गई थी। सुधा के जाने के बाद जैसे घर की हर ईंट ने अपनी आवाज बंद कर ली थी। रिश्तेदार आते, शोक व्यक्त करते और लौट जाते, लेकिन कुछ दिन बाद वही घर जहां सुधा के हाथों से बनी खिचड़ी की खुशबू और उसकी चूड़ियों की खनक बिखरी रहती थी, अब बंटवारे की बातों से भरने लगा था। हर कोई अपने हिस्से का सामान लेने में लगा था। गहनों की थालियां सजी थी, साड़ियों के रंग बिछाए जा रहे थे, लेकिन उन रंगों में से जिंदगी कहीं गुम हो चुकी थी। और फिर उस सोने उदास घर में एक नाम था, सिया। एक ऐसी बहू जिसने न किसी गहने को देखा, न साड़ी की चमक पर ध्यान दिया। उसकी नजर सिर्फ उस झुकी हुई थकी हुई काया पर थी जिसे सब बाबूजी कह रहे थे, मगर अब वो एक अकेली परछाई बन चुके थे। सिया ने धीरे धीरे उस घर की दीवारों में फिर से रोशनी भरी। कभी तुलसी के चौरे पर दिया जलाकर, कभी बाबूजी को पुराने किस्से सुनाकर, कभी माँ के पसंदीदा पकवान बनाकर, और फिर वही घर जहाँ खामोशियां पल भर को भी साथ न छोड़ती थी, वहां एक बार फिर रिश्तों की धड़कन सुनाई देने लगी। यहीं से शुरू होती है उस घर की एक नई कहानी। अनिल जी की पत्नी सुधा देवी का यूं अचानक दुनिया से चले जाना पूरे घर को जैसे बिखेर कर रख गया था। सुधा देवी ने न सिर्फ इस घर की बड़ी थी, बल्कि पूरे परिवार की धुरी भी वही थी। उनके बिना ये आंगन, ये चौखट और वो मंदिर का दिया सब सोना सोना लगने लगा था। उस दिन जब सुधा देवी का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरे मोहल्ले ने देखा कैसी ममता भरी औरत थी जिसे हर कोई माँ कहता था। अनिल जी तो जैसे पुतला बनकर रह गए, आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सिया ने धीरे से उनके कांपते कंधे थामे थे। 2 दिन तक घर में रोने धोने की आवाजें, पुरानी बातें और सुधा देवी की यादों से हर कोना गूंजता रहा। रिश्तेदार एक एक कर आने लगे, कोई तसल्ली देता, कोई आंखें पोंछता, मगर इंसानी फितरत भी अजीब होती है। चिता की राख ठंडी होने से पहले ही मन में बंटवारे की चिंगारियां सुलगने लगी थी। तीसरे दिन जब पंडित जी गए और घर में थोड़ी खामोशी फैली, तब किसी ने धीरे से कहा, माँ के गहनों का क्या होगा? दूसरे ने जोड़ दिया, साड़ियों का भी तो एक एक करके देख लेना चाहिए। माँ की कौन कौन सी साड़ी किसे पसंद थी वो भी देख लेना। ये बातें धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। जो आवाजें अभी तक करुण थी, वे अब साजिश भरी फुसफुसाहटों में बदलने लगी। सिया एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसके लिए ये घर, ये रिश्ते सिर्फ सामान का नाम नहीं थे। वो जानती थी कि सुधा माँ की हर साड़ी में एक कहानी है, हर गहने में उनका आशीर्वाद। मगर लोगों की नजर अब बस उनकी कीमत पर थी। अनिल जी इस सब से बेखबर अपने कमरे के कोने में सुधा देवी की तस्वीर के सामने बैठी थी, आंखें बंद, होठ कांपते हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। सिया ने जब देखा कि घर में गहनों और साड़ियों की बात शुरू हो गई है तो उसका दिल भारी हो गया। उसके लिए माँ का जाना ही सब कुछ उजाड़ देने जैसा था। ये बंटवारा तो जैसे उस उजाड़ में और दीवारें खड़ी कर रहा था। घर का वो माहौल जो कभी हंसी ठिठोली, मिल बैठने और त्योहारों की मिठास से भरा रहता था, अब हर कोने में बिखर चुका था। सुधा माँ के जाने के बाद सिया की दुनिया भी जैसी थम सी गई थी। सिया के लिए तो वो सिर्फ सास नहीं, एक माँ जैसी थी। जब सिया इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी तो सुधा देवी ने ही उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन की तुलसी के आगे खड़ा किया था और कहा था, बिटिया
इस घर में मेरी सांसें अब तू है। मैं तुमसे बहू नहीं बेटी की उम्मीद रखती हूँ। सिया ने तब भी मुस्कुराकर उनकी गोद में सिर रख दिया था। आज वही गोद हमेशा के लिए खाली हो गई थी। सिया हर सुबह अनिल जी के कमरे में जाती, उनके लिए चाय बनाती और उनके पास बैठकर सुधा माँ की बातें करती। बाबूजी, माँ कहती थी ना, आपको बिना मिर्ची का पराठा अच्छा नहीं लगता, आज भी वैसा ही बनाऊं? अनिल जी बस आंखें झुका लेते। सिया जानती थी कि अब उनके दिल में जो खालीपन है वो कभी नहीं भर पाएगा, मगर उसकी कोशिश थी कि वो अकेलेपन को थामे रखे। जब घर में गहनों और साड़ियों की बातें चल रही थी तो सिया ने कभी उन बातों में हिस्सा नहीं लिया। बाकी औरतें जब माँ की अलमारी खोलकर उनकी साड़ियां बिछा बिछा कर देखती तो सिया चुपचाप मंदिर में दीपक जला दाती। कई बार शिवम ने भी कहा, सिया तुम भी कुछ तो ले लो, माँ की यादें हैं, कुछ साड़ियां कुछ गहने अपने पास रखो। सिया ने बस एक बात कही, मुझे माँ की यादें उनकी चीजों में नहीं, उनके दिए हुए संस्कारों और आशीर्वाद में चाहिए। गहने तो सबके पास होंगे, मगर माँ की छाया सिर्फ बाबूजी के साथ है, मैं वहीं रहूंगी। उसकी ये बात सुन शिवम का गला भी रुंध गया। सिया दिन भर अनिल जी के पास बैठती, उनका मन बहलाती, कभी पुरानी फोटो एल्बम निकालकर सुधा माँ की तस्वीरें दिखाती तो कभी उनकी पसंद की रामायण पढ़कर सुनाती। धीरे धीरे सिया ने घर में उन चीजों को भी सहेजना शुरू किया जिनसे सुधा देवी जुड़ी थी। उनकी पसंद के फूलों को फिर से बगीचे में लगवाया, उनकी साड़ी की एक कोर मंदिर में चढ़ाई और उनकी मनपसंद मिठाई बेसन के लड्डू बनाकर अनिल जी को खिलाए। सिया का यही व्यवहार पूरे परिवार से अलग था। जहां बाकी लोग अपनी अपनी चीजें समेट रहे थे, सिया टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि माँ की विरासत गहनों और साड़ियों से ज्यादा उन रिश्तों में है जो उनके जाने के बाद बिखर रहे हैं। सुधा माँ के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा पसरा था उसमें सबसे ज्यादा अकेले अनिल जी थे। उनकी आंखें हर वक्त दरवाजे की तरफ उस उम्मीद में टिक जाती कि अभी सुधा अंदर से आवाज देंगी, सुनिए चाय पी लीजिए, दवाई का वक्त हो गया है। मगर वो आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। वहीं सिया ने जैसे ये ठान लिया था कि अब बाबूजी की हर जिम्मेदारी उसकी है। सुबह सबसे पहले उठकर वो मंदिर जाती, दीपक जलाती और फिर अनिल जी के कमरे का दरवाजा खटखटाती। बाबूजी उठिए, चाय बन गई है, आपको दवा भी लेनी है। अनिल जी बस चुपचाप उसकी ओर देखते, कभी सिर हिलाते, कभी आंखें पोंछ लेते। सिया ने घर के बाकी कामों से खुद को अलग कर लिया था। न गहनों की थाली में झांका, न साड़ियों की गठरी में हाथ लगाया। जब घर की औरतें सुधा माँ की साड़ियां बिछाकर उनके रंग, बॉर्डर और जरी के बारे में बातें कर रही होती, तब सिया किचन में अनिल जी का पसंदीदा बेसन का हलवा बना रही होती। दोपहर को जब सब अपने अपने हिस्से देखने में लगे थे, तब सिया अनिल जी के पास बैठकर उन्हें सुधा माँ की बातें सुनाती। बाबूजी, माँ कहा करती थी ना, इस गुलाबी साड़ी में आप हमेशा उन्हें छेड़ा करते थे कि आप तो फिल्म की हीरोइन लग रही है, और वो शर्माकर आपकी थाली में 2 लड्डू ज्यादा रख देती थी। ये सुनकर अनिल जी की आंखों के कोने भीग जाते हैं। सिया ने अनिल जी की दवाइयों का टाइम टेबल खुद अपने हाथ से बनाया, उनका पसंदीदा खाना बनाया, शाम को उनके साथ बैठकर आंगन में तुलसी के पौधे में पानी डाला। कभी शाम को पुरानी डायरी पढ़ती जिसमें सुधा माँ ने लिखा था, मेरी सिया सबसे अलग है, उसमें मेरी ममता का अक्स है। सिया को बंटवारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिया ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस माँ के जाने के बाद बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की कोशिश की। हर कोई हैरान था कि जहाँ सब गहनों पर अपना हक जताने में लगे थे, सिया अनिल जी का आसरा बन गई थी। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, उसमें बस एक बेटी जैसा अपनापन और माँ के दिए हुए संस्कारों की सच्ची छाया थी। सुधा देवी के जाने के बाद अनिल जी जैसे बस एक देह बनकर रह गए थे। उनकी आंखें हर वक्त शून्य दीवारों को ताकती,
कभी उस पुरानी झोली की तरफ नजर टिक जाती जिस पर सुधा हर शाम बैठकर तुलसी में पानी डालती थी। घर का हर कोना उनकी यादों से भरा था। वो मंदिर का दीपक जो सुधा हर सुबह जलाया करती थी अब बुझा बुझा सा रहता। आंगन में रखी तुलसी सूखने लगी थी। खाने की थाली में हाथ नहीं लगता। रातों को करवटें बदलते हुए अनिल जी कभी सुधा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ लेते तो कभी उसके आगे सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ते। सिया ने जब ये देखा तो उसने एक बेटी की तरह उन्हें थामने की ठान ली। एक दिन सुबह सुबह सिया उनके कमरे में आई। बाबूजी, चलिए माँ के मंदिर में दीप जलाते हैं, माँ को अच्छा लगेगा। अनिल जी ने पहले इनकार किया मगर सिया के जिद्दी अंदाज ने उन्हें मजबूर कर दिया। सिया ने उनके कांपते हाथों में दिया पकड़ाया और कहा, देखिए बाबूजी, माँ तो हमेशा कहती थी दिया जलाने से घर में उजाला आता है। आज इस आंगन को फिर से रोशन कीजिए। सिया चुपके से अनिल जी के पास बैठते हुए कहती, बाबूजी, मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं, लेकिन इस दुख में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, जैसे माँ हमेशा साथ रहती थी। अनिल जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं, तुम बहुत समझदार हो सिया। सुधा के जाने के बाद कभी लगा कि कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुम आई और फिर से इस घर में रोशनी ला दी। माँ की यादें इस घर की दीवारों में है। सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, माँ की यादें गहने और साड़ियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ के साथ बिताए गए पल ही सबसे कीमती होते हैं और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें। धीरे धीरे सिया ने अनिल जी की जिंदगी में फिर से रंग भरने शुरू किए। कभी सुधा माँ की पुरानी डायरी पढ़कर सुनाती, बाबूजी देखिए, माँ ने लिखा था अनिल बिना मिर्ची की सब्जी खाने का नाटक करते हैं मगर लड्डू के लिए हमेशा मचल जाते हैं। अनिल जी के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान तैर गई। सिया ने उनकी पसंद का खाना बनाना शुरू किया। बेसन का हलवा, मूंग की दाल का पराठा और अचार। हर निवाले में सिया उन्हें सुधा माँ की यादें परोसती। बाबूजी, माँ कहा करती थी जब आप पहली बार उन्हें साड़ी लेकर देने बाजार गए थे तो हफ्तों तक वो उसे तकिए के नीचे रखकर सोती थी। अनिल जी की आंखें भर आती मगर उस दुख में अब सुकून भी घुलने लगा था। सिया ने माँ की बगिया में फिर से नई फल लगाई, गुलाब, गेंदा, मोगरा। एक दिन जब मोगरे की पहली कली आई तो सिया ने उसे सुधा माँ की तस्वीर के आगे रख दिया। धीरे धीरे घर का सन्नाटा टूटने लगा। अनिल जी फिर से तुलसी में पानी देने लगे, मंदिर में दीपक जलाने लगे और हर सुबह सिया के हाथों की चाय पीते हुए एक बात जरूर कहते, बिटिया, सुधा की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन तूने उस खाली आंगन को फिर से महका दिया। सिया ने कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस अपनेपन की मिठास और माँ के संस्कारों को सहेज कर बाबूजी के दुख में सहारा बन गई थी। जब सब कुछ बांट लिया गया हो तो किसी ने कहा, अरे सिया, तूने तो कुछ लिया ही नहीं, चल कुछ तो रख ले, ये चूड़ियां ले ले, माँ तुझे बहुत पसंद करती थी। सिया बस मुस्कुराकर रह गई। तभी अनिल जी ने सिया को बुलाया। थोड़ी देर चुपचाप उसकी ओर देखते रहे, फिर थके हुए स्वर में बोले, बेटिया, तूने कुछ क्यों नहीं लिया? ये सब तेरे भी हक का है। सुधा तुझे अपनी बेटी मानती थी। सिया ने धीरे से अनिल जी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी थी मगर आवाज में अपनापन। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ की यादें किसी गहनी साड़ी में नहीं होती, वो आपके साथ बैठकर उनकी बातें करने में है, उनकी चाय वाली प्याली में है, मंदिर के दीपक में है। मैं तो बस आपका साथ चाहती हूँ। माँ की यादों को मैं आपके साथ ही जीना चाहती हूँ। ये सुनकर अनिल जी का कलेजा भीग गया। उनकी बूढ़ी आंखों से दो मोती लुढ़क आए। सिया के सिर पर हाथ रखकर बोले, सुधा सच कहती थी, तू सच में मेरी बेटी है। उस दिन सिया ने कोई साड़ी, कोई गहना नहीं लिया मगर पूरे घर का सबसे बड़ा खजाना अपने आंचल में समेट लिया था। एक पिता का आशीर्वाद और माँ की अनमोल यादें।
अनिल सिंह आज जब उस पुराने आंगन में बैठे तो दीवारों पर टंगी तस्वीरें उन्हें फिर अपनी जवानी के दिनों में ले गई। सुधा के साथ वो दिन जब गांव के मेले में पहली बार नजरें मिली थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुधा के माथे पर गीले बाल चिपके थे और अनिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। बस वही पल था जब दिल ने कहा यही है जिसके साथ पूरी जिंदगी बसर करनी है। कुछ ही महीनों के बाद दोनों का विवाह हुआ। सुधा जब लाल साड़ी में डोली में बैठकर आई तो आंगन फूलों से सजा था। अनिल ने पहली बार महसूस किया था कि एक घर में खुशबू कैसे बसती है। फिर समय बीतता गया। कभी छत पर बैठकर दोनों रात को तारे गिनते। सुधा पूछती, बताना अनिल, इन सितारों में सबसे चमकदार कौन है? और अनिल हंसते हुए कहते, तेरी आंखों में जो चमक है वो इन सितारों में कहाँ। अब सुधा के बिना वो हर याद, हर कोना, हर दीवार अनिल से उसके हिस्से की कहानी मांगता था। सिया जब उनके साथ बैठती तो कभी कभी अनिल जी उन बीते हुए दिनों की बातें करने लगते तो उनकी आंखों के सामने एक खूबसूरत जिंदगी का फिल्म चलने लगती। सुधा के साथ बिताए वो दिन जब 3 बेटे नन्हे मुन्ने थे और घर की खुशियां छम छम करती थी। शादी के बाद सुधा का वो मुस्कुराता चेहरा जो अनिल के लिए सबसे बड़ा सहारा था। पहली बार बड़ा बेटा रोहन का जन्म हुआ। उसकी पहली हंसी, पहली बात और पहली चाल, सब कुछ उस घर की खुशबू बन गया। फिर क्रमशः आए समीर और शिवम, जो घर के 2 छोटे सूरज थे। बच्चों की किलकारियां, उनकी नटखटियां और सुधा की ममता का स्नेह उस घर के हर कोने में बस गया था। सुबह जल्दी उठकर बच्चों को तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना और स्कूल के लिए पढ़ाई में मदद करना, ये सब सुधा का दिनचर्या का हिस्सा था। अनिल जी की नौकरी की चिंता भी थी, लेकिन हर बार सुधा की हिम्मत और समझदारी से वो मजबूत बने रहते। छुट्टियों में पूरा परिवार साथ मेला, मंदिर या पिकनिक जाता, जहाँ रोहन, समीर और शिवम अपने अपने खेलों में मशगूल रहते। बच्चों की पढ़ाई में सुधा का पूरा ध्यान था। खासकर जब रोहन ने पढ़ाई में कुछ मुश्किलें देखी तब सुधा ने दिन रात मेहनत की ताकि रोहन पीछे न रह जाए। शिवम की पहली पेंटिंग जो दीवार पर लगी, उस दिन सुधा की आंखों में आंसू आ गए। रात को जब सब सो जाते, अनिल और सुधा छत पर बैठकर तारों को निहारते। सुधा पूछती, अनिल जी, ये तारे हमसे क्या कह रहे हैं? अनिल हंसकर कहते, कह रहे हैं कि हम साथ हैं तो ये परिवार हमेशा खिलता रहेगा। वो दिन भी आए जब तीनों बेटे बड़े हुए, अपने अपनी राह चले। सुधा के साथ बिताए हर पल की मिठास अनिल के लिए अनमोल रत्न थी। अनिल जी की पत्नी के निधन के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। सब रिश्तेदार शोक व्यक्त करने आए, मगर कुछ दिन बाद जब वसीयत के बंटवारे की बात उठी तो घर का माहौल बदलने लगा। उस दिन जब घर के बंटवारे का काम पूरा हुआ, हर कोई अपने अपने हिस्से का सामान समेटकर जाने की तैयारी में था, पर यादें, भावनाएं और रिश्ता वो अभी भी हवा में तैर रहे थे। अनिल जी आंगन में पुराने पीपल के नीचे रखी कुर्सी पर बैठे थे। सुधा की तस्वीर सामने थी। सिया उनके पास बैठी थी, जैसे हर दिन बैठती थी। सब कुछ देखकर अनिल जी का मन भारी था। उन्होंने सुधा की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, सुधा देख, जिसे तू बेटी कहती थी वही इस उजड़े घर को संवारने आई है। मैं आज तुझसे किया हर वादा पूरा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सब रिश्तेदारों, बेटों और बहुओं को आंगन में बुलाया। सारे घर वाले हैरान थे कि अब क्या बात होगी। अनिल जी ने कांपते हाथों से सुधा की डायरी खोली और फिर अपनी थरथराती आवाज में कहा, मैं आज सबके सामने एक फैसला करना चाहता हूँ। ये पुराना घर जिसमें मेरी और तुम्हारी माँ की हर याद, हर खुशी, हर दुख बसा है, वो मैं अपनी बहू सिया के नाम करता हूँ। पूरा आंगन सन्न रह गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। अनिल जी ने आगे कहा, जिसने सुधा के बाद मुझे फिर से जीना सिखाया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, मेरे दुख के समय मेरा सहारा बनी, जो गहनों में नहीं इस घर की धड़कनों में माँ की यादें ढूंढती हैं। सिया की आंखों से
बरसते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिया सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कुछ लोगों की आंखों में जलन। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मैं ये सब आपके आशीर्वाद की तरह सहेज कर रखूंगी। बस आप मेरे साथ रहें, यही सबसे बड़ा गहना है। बड़ी बहू मीनाक्षी ने कटाक्ष करते हुए अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बड़बड़ाई, तुम्हारी किस्मत बड़ी आई सेवा करने वाली। अब समझ में आया क्यों रोज बाबूजी के आगे पीछे घूमती थी। असली मंशा तो अब समझ आई है। दूसरी बहू रेखा भी पीछे ना रही। उसने आंखें तरेरी और कहा, हम तो यूं ही समझते थे कि घर की छोटी बहू है, कुछ जिम्मेदारी निभा रही है, पर नहीं, असली खेल तो जायदाद का था। बड़े लोगों के घरों में तो अक्सर ऐसे ही होता है, सेवा की आड़ में घर हड़पने का खेल। कुछ और रिश्तेदार भी धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। अरे देखा कैसे सबके हिस्से की गहनी साड़ियां छोड़कर सीधा घर पर कब्जा कर लिया। बड़ी चुप्पी साधे बैठी थी, अब मकसद पूरा कर लिया। सिया ये सब सुन रही थी। उसका दिल भारी हो गया, मगर उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने अनिल जी की तरफ देखा, वही बूढ़ी आंखें जो अब भी विश्वास से उसकी ओर ताक रही थी। सिया ने धीमे से कहा, दीदी, रेखा भाभी, मैं कभी भी इस घर की चाह में आपके बीच नहीं आई। मेरे लिए तो बाबूजी की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ के बाद जब सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, मैंने उन्हें अपनाया। घर का नाम किसी के नाम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। असली घर तो वो होता है जहाँ अपने होते हैं। अनिल जी भी कुछ देर तक सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने कड़क आवाज में कहा, बहुओं, किसी के दिल की नीयत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना सीखो। सिया ने जो किया वो तुम दोनों में से कोई ना कर सका। सुधा के बाद अगर किसी ने इस घर को संभाला है तो वो सिया है। मैं जायदाद नहीं दे रहा, मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, और ये फैसला मैंने अपने मन से किया है। इतना सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। मीनाक्षी और रेखा एक दूसरे को देखने लगी, मानो कोई गलत चाल उल्टी पड़ गई हो। आंगन की खामोशी में एक बार फिर सिया की ममता और नियत की सच्चाई गूंजने लगी थी। उस दिन के बाद घर का आंगन जैसे सचमुच दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ वे लोग थे जो बंटवारे में हिस्सा देख रहे थे, और दूसरी तरफ सिया जो रिश्ते और बिखरते हुए घर को संभाल रही थी। मीनाक्षी और रेखा भले ही बाहर से मुस्कुरा लेती, मगर भीतर ही भीतर उनकी आंखों में वही तंज, वही जलन तैरती रहती। वे आपस में बैठकर फिर फुसफुसाती, देख लेना, अब तो सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन वक्त का एक स्वभाव है, वो धीरे धीरे सब कुछ दिखा देता है। सिया ने उस दिन के बाद भी ना तो कभी घर पर अधिकार जताया, ना कभी किसी से ऊंची आवाज में बात की। हर दिन वो वैसे ही बाबूजी के लिए दवा लाती, मंदिर ले जाती, उनके लिए खिचड़ी बनाती। त्योहार आए तो घर में वही पुरानी रंगोली फिर सजी, तुलसी चौरे पर फिर दीपक जले। एक शाम बाबूजी ने सिया को पास बुलाया। बरामदे में सुधा की तस्वीर के आगे वो बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। उन्होंने सिया का हाथ थामा और कहा, बेटी, मैं जानता हूँ लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कहता है, पर जब मैं अपनी सुधा को देखता हूँ तो मुझे तुझमें उसी की परछाई दिखती है। तेरी ममता, तेरी सेवा, मैं कागज पर नाम लिखने से पहले तेरे मन की सच्चाई को परख चुका था, और अब ये घर तुझसे फिर वही हंसी खुशी मांगेगा जो तू इसे दे सकती है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, ये घर कभी मेरा नहीं था, न रहेगा। ये तो हमेशा माँ का आंगन है। मैं तो बस उसकी बेटी बनकर उसकी यादों को संभाल रही हूँ। और हाँ, दीदी जी और भाभी जी भी मेरी ही हैं। मुझे उनका भी उतना ही हक और प्यार चाहिए। उनकी भीगी आंखों में अपनी ममता भरकर बोली, भाभी, दीदी, बाबूजी ने जो भी कहा वो उनके दिल की बात थी, मगर सच तो ये है कि ये घर हम सबका है। माँ की यादें किसी कागज की मोहताज नहीं होती, वो तो हर आंगन में है, हर तुलसी के पत्ते में है, हर दीवार पर टंगी तस्वीर में है।
उसने सबका हाथ पकड़कर आंगन के बीच लाकर खड़ा कर दिया। आज हम सब मिलकर माँ के नाम का दीपक जलाएंगे, जैसा वो चाहती थी, सब एक साथ। उस दिन घर के आंगन में फिर से वही हंसी, वही अपनापन, वही रिश्तों की गर्माहट लौट आई। सिया ने अनजाने में टूटते रिश्तों की डोर फिर से बांध दी थी। अनिल जी मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर एक संतोष की झलक थी। मीनाक्षी और रेखा की आंखें भर आई। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, हमें माफ कर दो, हम तुझे समझ ना सके। तू सचमुच इस घर की बेटी है, माँ का साया है। रेखा ने भी लिपट कर कहा, तूने तो वो कर दिखाया जो हम कभी सोच भी नहीं सके थे। आंगन में सुधा की तस्वीर के सामने सबने मिलकर दीप जलाए। हवा में फिर वही पुरानी खुशबू घुलने लगी थी। तुलसी चौरे पर दिया लहराया और आंगन में रिश्तों की रोशनी लौट आई और कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ, क्योंकि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। शाम को तुलसी के पास बैठते हुए अनिल जी ने कहा, सुधा देख, आज फिर इस आंगन में दिया जल रहा है, तेरा घर फिर हंस रहा है। सिया ने मुस्कुराकर आंगन की तरफ देखा, जहां अब ना कोई बंटवारा था, ना कोई गिला, बस प्रेम, अपनापन और उन यादों की खुशबू थी जो हमेशा के लिए इस आंगन में बस गई थी। धीरे धीरे उस घर में फिर से खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। सन्नाटे की जगह अब बच्चों की किलकारी, तुलसी के चौरे में दिए की लो और रसोई से उठती पकवानों की खुशबू ने ले ली थी। सिया के स्वभाव और प्रेम ने सबका दिल जीत लिया। उसने यह साबित कर दिखाया कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। जहां औरों से गहनों साड़ियों की माँ की याद समझा, सिया ने उनके संस्कार, अपनापन और आशीर्वाद को माँ का असली विरासत माना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।